गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में oogenesis बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन। समझ में आई बात। oogenesis में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें शायद आपको याद हो गई होगी, है ना। फाइनली हमने क्या देखा था, सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes, है ना। तो आइए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेंस्ट्रुएशन। पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दूंगा। तो हम लोग पहले अगर देखना चाहें मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है, जब वो प्यूबर्टी को पहुंच जाएगी। जब वो प्यूबर्टी को पहुंच जाएगी। प्यूबर्टी कब, जैसे कि 12 साल से लेकर के 15 साल तक, हाँ, तभी जाकर के मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो प्यूबर्टी को 12 से 15 हम लोग डिनोट कर रहे हैं। कोई बच्ची है जो कि 12 साल में प्यूबर्टी को पहुंच जाती है ना, किसी में 13 की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्यूबर्टी के पहला इंडिकेशन ही है कि MC आना। समझ में आई बात। तो प्यूबर्टी को पहुंच जाएगी। प्यूबर्टी को पहुंचने के बाद जो फर्स्ट MC उसमें हमें देखने को मिलेगा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए ज़रा, मनार्क। क्या बोलते हैं, मनार्क। क्लियर है। अब यही MC की अगर हम बात करें तो कभी कभी MC क्या होता है, सॉरी, कुछ एज पर जाकर के क्या होता है, MC रुक जाता है ना, MC नहीं आता। यानी वो एज है लगभग 50 से 52 ईयर्स की एज। तो वो लेडी को, वो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनू मतलब मेंस्ट्रुएशन और पॉज मतलब रुकना, है ना। तो MC कब रुक जाता है, 50 से लेकर के 52, यानी वहाँ पर अब एवोल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए 50 से लेकर के 52 वाली जो लेडी होती है उसके बाद क्या होता है, वो बोलिए ज़रा, बेबी भी प्रोड्यूस नहीं करती है ना। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि MC में टोटल जो इंटरवल डेज होता है, MC का जो इंटरवल डेज है वो है 28 या फिर 29। मतलब कि MC मान लीजिए एक महीना है, महीने की पहली तारीख़ है और ये 28 का महीना है, सपोज है 28। तो इसके बीच में जैसे 14 है और फिर जाकर के 28, तो ये 14 को क्या होगा, ओवुलेशन का मतलब कि एग बाहर होगा, है ना। उसके बाद ये वाला जो पीरियड है 1 तारीख से लेकर के 14th डेज तक, इसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल ग्रो हो रहा होता है तो इसलिए हम इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, है ना। या फिर एवोल्यूशन से पहले वाला फेज है तो इसीलिए इसको हम प्री ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। इसको इसी तरीके से पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्पस लूटियम, है ना, और उसके बाद ये ओवुलेशन के बाद वाला फेज है इसलिए हम इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं और लूटियल फेज भी बोल सकते हैं, लूटियल फेज। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब मेरे बच्चों ये चीज़ मैं थोड़ा सा साइकिल से अगर समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ा रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मैंने आपको बोला कि इसका जो डेट है वो क्या है, कितने दिन का, 28 डेज, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस 28 डेज में जो 5th डेज है आपका 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रहा होता है ना। अब मेंस्ट्रुअल फेज है यानी इसमें मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा। वो कितना हो सकता है, 3 दिन तक हो सकता है, 5 दिन तक हो सकता है, 7 दिन तक हो सकता है। इससे अगर ज़्यादा हुआ
तो यू शुड गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर, है ना, क्योंकि ये इससे लंबा पीरियड होना ये डिजीज़ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये 14th डेज है, यहाँ पर 1 करो यहाँ पे, है ना, ये 14th डेज में क्या अभी मैंने आपको बताया, एवोल्यूशन यहाँ पे होगा। इसके बाद ये वाला जो लूटियल फेज है, इसमें क्या होता है, कॉर्पस लूटियम फर्दर ग्रो करता है और जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। यहाँ से यहाँ तक वाला टोटल फेज को अभी मैंने बोला फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज जो है मेरे बच्चों, ये फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होता है, फॉलिकल से ग्रो करता है। किसकी वजह से, FSH की वजह से। फॉलिकल इसमें क्या होगा, ग्रो करता है। फॉलिकल ग्रो होने के दौरान ही एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन भी बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहा OESTROGN, ये भी ईस्ट्रोजन है। और एस्ट्रोजन ऐसे आपको बुक में दी हुई है, कई बुक में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आ जाता है, जहाँ पर के FSH और LH पीक लेवल को पहुँच जाता है, पीक लेवल को पहुँच जाता है। और यही LH की वजह से क्या होता है मेरे बच्चों, ओवुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसको LH को हम लोग एक और नाम देते हैं LH सर्ज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। तो सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ाऊँगा। आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि प्यूबर्टी में जाने के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी 12 से 15 ईयर्स, ये याद रखनी है। फर्स्ट MC जो आएगा उसको मेनार्क बोलते हैं, और 50 और 52 साल की उम्र में जाके MC रुक जाता है, उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। और MC का जो इंटरवल डेज है वो क्या है, 28 से 29। इसी 28 के लास्ट में, इसी 28 के लास्ट में क्या होता है मेरे बच्चों, MC स्टार्ट होता है, क्योंकि बीच में तो एवोल्यूशन होगा 14th में। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या डिटेल में सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा पहले लिख लूँ, है ना, क्योंकि इसको अगर लिख लिख के समझाने की मैंने कोशिश की तो पूरा टाइम किल हो जाएगा, है ना, घंटों लग सकता है। तो आइए अब हम सबसे पहले ये बता दें कि भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डील कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। कौन डील करेगा, हाइपोथैलेमस। क्या करेगा मेरे बच्चों, GnRH रिलीज करेगा। GnRH रिलीज करती ही क्या काम करेगा, बोलिए ज़रा, इंटीरियर पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी जो है हमारा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा 2 हार्मोन, एक FSH और दूसरा LH। FSH जो क्या काम करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, ग्रो होने के लिए। और LH क्या काम करा देगा मेरे बच्चों, ओवुलेशन। कितने क्लियर है, मेनोपॉज, PAUSE, मेनोपॉज, है ना। तो अब हम देखेंगे क्या, मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो पीरियड होता है महीने में, है ना, जो ब्लीडिंग वजाना के थ्रू बाहर होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैस्चुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्चुरेशन में और oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में सब में सबसे ज़्यादा रोल किसका था, हाइपोथैलेमस का। मास्टर ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं ना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम जानते हैं 2 होते हैं, है ना, इस टाइप के होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टेरियर, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टेरियर। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक तो FSH और दूसरा LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पता ही है आप लोग को, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब ये FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल को ग्रो होने के लिए, समझ में आई बात। और LH ओवुलेशन करवाएगा। वो कैसे, अभी हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब आइए हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, है ना, साइकिल का पहिया, तो इसी का मतलब ही तो है साइक्लिकल चेंज। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल
साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, ये सारे हमने डेज दिखाया हुआ 1 2 3 4 14 फिर जा करके 28। तो पता ये चला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका पीरियड मतलब कितने दिन में होता है, रिपीट होता है, इंटरवल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 28 डेज, 28 डेज में एक बार पीरियड आना है। तो मेरे बच्चों आप ये बोलेंगे क्या ये फिक्स है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये वेरी करता है, ये चेंज होता है, ठीक है। तो 1-2 दिन आगे पीछे इस टाइप का चेंज होता रहता है, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमने शो किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर के 5 तक जो हमने ग्रीन पेन से किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, इसी में मेंसेस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1 से लेके 14 वाला जो है, इसे हम बोलते हैं क्या, फॉलिक्यूलर फेज, या फिर 14 पे ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन से पहले वाले फेज को हम क्या बोलते हैं? प्री ओवुलेटरी फेज। मैंने बताया हुआ है यहाँ पे प्री ओवुलेटरी फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये 15 से लेकर के 28 है, इसे हम बोलते हैं, क्योंकि 14 पे ओवुलेशन हो चुका होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए ज़रा? पोस्ट एवोल्यूटरी फेज या लुटियल फेज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, सपोज डेट 28 का महीना है ना, 28 दिन हम लोग ले रहे हैं, 1 से लेकर 28 दिन तक जो है, इसी के बीच में यानी लास्ट में क्या होना है? ब्लीडिंग। क्या होना है? ब्लीडिंग। अब ये 14 तारीख को क्या होना है? 1 से लेकर के 14 तारीख तक क्या होगा? फॉलिकल ग्रो करेगा, और 14 को जाके क्या होगा? इवोल्यूशन, मतलब एग बाहर आएगा ग्राफियन फॉलिकल से। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब वो चीज़ें जो आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई हो ना। हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो 2 टाइप के हार्मोन्स, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, दोनों के दोनों रिलीज करते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, किस चीज़ के लिए? ग्रो होने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब ये चीज़ देखिए, अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन के बारे में देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन बोलें या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलें, बात एक ही है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल पेरीमेट्स नॉन एज MC। MC बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पेरीमेट्स यानी याद रखिएगा वो भी फीमेल है ना, जैसे FC और फीमेल ह्यूमन है ना। तो वही चीज़ है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल पेरीमेट्स नोन एज MC एंड एट प्यूबर्टी फर्स्ट पीरियड, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको पिछला क्लास में oogenesis पढ़ाया था, है ना। oogenesis कहाँ स्टार्ट हो जाता है? मदर के वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाता है ना, अगर वो फीमेल फीटस है तो। कितना? 25th वीक अगर है तो उसका। इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके। तो जब वो बेबी प्यूबर्टी को पहुंचेगी, है ना, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, है ना, फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, है ना, तो फिर वहाँ पर जाकर के क्या होगा? oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम होगा, है ना। तो अब ये चीज़ देखिए कि जैसे वो प्यूबर्टी को पहुंची, जैसे नॉर्मली प्यूबर्टी का जो एज होता है वो क्या होता है, बोलिए ज़रा? जैसे ये मेनार का जो आएगा फर्स्ट एज जो बता देते हैं वो क्या है? 12 से 15 साल, 12 से 15 ईयर्स, है ना। ये चीज़ें याद रखिए। 12 to 15 ईयर्स यही दिए हुए हैं ऑन एन एवरेज, आप याद रखेंगे। 13 to 15 भी लोग बोलते हैं, लेकिन 12 to 15 ईयर्स, है ना। तो प्यूबर्टी को जैसे ये पहुंची, है ना, फीमेल जो मैच्योर वोमेन है पहुंची, यहाँ पर पहुंचने के बाद इसमें फर्स्ट जो पीरियड आएगा, उसकी लाइफ का पहला पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे? मेनार्की। क्या बोलेंगे? मेनार्की। याद रखिएगा ये चीज़ें। तो वही चीज़ है, एट प्यूबर्टी फर्स्ट पीरियड नोन एज मेनार्क एंड a menstrual cycle repeated at an average interval of 28 and 29 days, है ना। मैंने अभी बोला कि menstrual cycle का जो डेट है वो आगे पीछे भी हो सकता है, 2 दिन 3 दिन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि एग्जैक्टली होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो होता क्या है मेरे बच्चों कि 1 ovum रिलीज्ड इन मिडिल ऑफ ईच MC यानी हर MC का एक पीरियड अगर हम बताएं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 1 से लेकर 28 है, उसका मिडिल वाला जो पार्ट है जो 14 या 15 डेज है, उसी में क्या होगा? ओवुलेशन यानी ओवम रिलीज होगा। तो 1 ovum रिलीज्ड इन द मिडिल ऑफ ईच MC।
इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आइए इस चक्रव्यूह को हम लोग समझते हैं, है ना। ये दोनों को आपको अगर समझ में आ गया तो फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे आप हम इस चीज़ को समझते हैं। बच्चों हमने ये बता दिया आपको 1 से लेके 14 वाले को हमने क्या बोला, प्री ओवुलेटरी फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, है ना। फिर बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 14 के बाद वाला फेज है उसे हम बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर लूटियल फेज। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें प्री ओवुलेटरी फेज में जो 1 से लेकर के 5 डेज है, 3 to 5 नॉर्मली 3 से 5 दिन MC होता है। जैसे कि 3 दिन हुआ, 3 दिन से ज़्यादा बढ़ सकता है, 5 दिन तक पीरियड आ ही रहा है तो ठीक है। अगर 7 डेज आ रहा तो भी ठीक है। अगर 7 डेज से ज़्यादा आपको पीरियड आ रहा है तो आपको यू शुड मीट योर नियरेस्ट डॉक्टर, यू शुड गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर। आपको मिलना चाहिए कि पीरियड तो इतना लंबा नहीं होता है ना। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तारीख तक क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग। फर्स्ट चीज़ देखिए, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है ये, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फेज ऑफ MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इसी में ब्लीडिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट फॉर 3-5 डेज यानी कि लास्ट के जो महीना का आपका था, मैंने बोला कि 1 से लेकर के 28, 1 से लेकर के 14 डेज तक तो फॉलिकल ग्रो होगा, है ना। 14 को इवोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद इवोल्यूशन होने के बाद जब अगर स्पर्म में उसको मिल गया, रिसीव कर लिया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो लास्ट में 3 to 5 डेज क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो उसमें होता क्या है ब्लीडिंग में कि ब्रेकडाउन होता है किस चीज़ का, बोलिए ज़रा, ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स। जो इंडोमेट्रियम हमने पढ़ा, मेयोमेट्रियम है ना, पेरीमेट्रियम, तो इंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल्स और वो लाइनिंग जो होता है ना, वो लेयर क्या होते हैं कि ब्लड के साथ बाहर हो जाते हैं, शेड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द वजाइना। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वजाना, है ना। क्लियर। तो इट अकर्स ओनली ओवम रिलीज, ये जब ही होगा जबकि ओवम रिलीज होगा, बट नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ब्लीडिंग रुक जाएगा वहीं पर। तो वही चीज़ है बोला कि इट अकर्स ओनली ओवम रिलीज बट नॉट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। यानी MC अगर एब्सेंट हो गया तो आप समझ जाइए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है ना। वो बेबी क्या हो चुकी, वो लेडी क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर MC एब्सेंट हो गया, अगर MC चल गया तो आप समझ जाएं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो क्लियर है। तो ये 3-4 पॉइंट मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पहला फेज है, फर्स्ट फेज है MC का, जो 1 से लेकर के 28 तक चक्रव्यूह चल रहा है ना। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि लास्ट मंथ के 3 to 5 डेज क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि होता क्या है एक्चुअल में, MC में जो ब्लड आ रहा होता है वो असल में वो होता क्या चीज़ है जो ब्लड के साथ आ रहा होता है, तो वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग अंदर के और ब्लड वेसल से होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने बोला कि म्यूकस और ब्लड जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कब होगा कि जब ओवम तो रिलीज हुआ बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो MC एब्सेंट हो जाएगा, है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, MC का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। MC एब्सेंट हो जाएगा मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है ना। तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज में या प्री ओवुलेटरी फेज में। प्री ओवुलेटरी हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि एवोल्यूशन 14th डेज को हो रहा है ना। तो 14th डेज से पहले वाला जितना भी है 1 से लेके 14 तक, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री ओवुलेटरी। प्री मतलब हम लोग जानते हैं पहला, पहले, है ना। प्री मतलब पहले। तो प्री ओवुलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज, है ना। इसको हम लोग एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होते हैं, है ना। जब फॉलिकुलर ग्रो होना स्टार्ट होता है तो जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उस वक्त हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ठीक है, तो एस्ट्रोजेनिक फेज भी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर इंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो रहा होता है, मतलब इंडोमेट्रियम बन रहा होता है ना, प्रोग्रेस हो रहा होता है उसमें, तो इसीलिए हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो प्रोलिफरेटिव का मतलब यही होता है प्रोग्रेस होना, है ना। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उसमें बदलाव होते रहना, आगे बढ़ता रहना, है ना। तो प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो उसको आप याद रखेंगे, प्री ओवुलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, है ना। और क्या था,
प्रोलिफरेटिव फेज, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज में देख लेते हैं, मतलब कि फॉलिकुलर फेज में कि ये जैसे 5 तक तो क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, तो 5 से लेकर के 10 तक 13 तक क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर सॉरी ये एक्चुअल में देखा जाए तो इट लास्ट 5 to 13 डेज, क्योंकि भाई हालांकि है तो 1 से 13 तक, लेकिन 1 से 5 तक तो ब्लीडिंग हो गया ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन जो है वो कब के 5 से कब तक, 13 तक, है ना। तो 5 to 13 डेज। तो इसीलिए मेरे बच्चों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल्स बिकम्स ग्राफियन फॉलिकल, किसमें, इसी में होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे हो रहा होता है ना। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स जो आपका था, सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स, फिर आ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर आ जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर जाके ग्राफियन फॉलिकल। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे उसको। तो वही चीज़ें, प्राइमरी फॉलिकल से बिकम्स ग्राफियन फॉलिकल, क्लियर। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन का मतलब वही है कि एंडोमेट्रियम दोबारा से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। एंड इसी में क्या होता है कि LH और FSH लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ग्रेजुअली, है ना। क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, यहाँ तक कि इतना बढ़ जाता है कि 14th डेज में जाते ही वो अपने पीक लेवल पे पहुँच जाता है। तो वही चीज़ें आप इसको समझिए कि LS और FSH लेवल इंक्रीज एंड ग्रेजुअली। नेक्स्ट एस्ट्रोजन, अभी मैंने बोला एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन लेवल भी इंक्रीज करता है एंड इट्स सीक्रेटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। अब ये जो फॉलिकल्स है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, ये हो रहे होते हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो इसी के दरमियान ही क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, क्लियर। तो ये तो हमने देख लिया क्या, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज या प्री-ओव्यूलेटरी फेज, है ना। क्या क्या देखा हमने इसमें, याद रखिएगा 5 तक तो क्या होता है ब्रीडिंग, तो 5 to 13, क्योंकि 14 को तो इवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल से इसी पीरियड में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो लास्ट फॉलिकल होता है, वहीं पर क्या होता है, बोलिए, सेकेंडरी oocytes बाहर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, अभी हमने पढ़ा हुआ। LS और FSH इंक्रीज होता है ना ग्रेजुअली, और उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, कहाँ से, बोलिए जरा, ग्रोइंग फॉलिकल से, क्लियर। इतनी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग 14th डेज पर, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, क्लियर है मेरे बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग 14th डेज पर, जो मैंने ये 14th डेज आपको लिखा हुआ है, 14th डे पे क्या होता है मेरे बच्चों, ओवल्यूशन। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, ओवल्यूटरी फेज। क्या नाम दे रहे हैं, ओवल्यूटरी फेज। मैं यहाँ पे लिखा हुआ 14th डे, क्लियर। इसमें होता क्या है कि पीक लेवल पर कौन पहुंच जाता है, देखिए पीक लेवल पर कौन पहुंच गया, LH और FSH, ताकि यहाँ पे इवोल्यूशन होना है। तो वही चीज़ें देखिए कि FS एंड LH रीचेस पीक लेवल, है ना, पीक लेवल पे पहुंच जाता है, कॉल्ड LH सर्जरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, इसको हम लोग बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। सर्ज का मतलब इसलिए होता है कि यहाँ पर जो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, तो पीक लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के वॉल थोड़ा सा क्या होंगे, यहाँ पर रैप्चर होंगे। तो रैप्चर होने को हम लोग सर्ज बोल रहे हैं, तो LH सर्ज भी बोलते हैं, क्योंकि LH जैसे ही पीक पे पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। तो कॉल्ड LH सर्ज मतलब कि रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ओवम फ्रॉम ओवरी, उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब आ जाते हैं हम लोग मेरे बच्चों, इसको मैं पहले समझ लूँ फिर वहाँ समझेंगे हम लोग, है ना। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज या लूटियल फेज, और जो 14th डे का ओवुलेशन होता है, 14th डेज के बाद जैसे यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, ओवम बाहर आ गया, उसके बाद ये कॉर्पस लुटियम है। तो कॉर्पस लुटियम कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, बोलिए जरा, प्रोजेस्टेरोन। कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, बोलिए जरा, प्रोजेस्टेरोन। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोनिक फेज। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोनिक फेज, क्लियर। तो एस्ट्रोजेनिक फेज क्यों, क्योंकि इससे इधर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था और इससे इधर क्या हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, कौन, कॉर्पस लुटियम। तो वही चीज़ें हैं, इसको हम लोग लुटियल फेज भी बोलते हैं, पोस्ट एवोल्यूटरी फेज भी बोलते हैं, और उसके बाद क्या, प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोलते हैं, क्लियर।
तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लुटियल फेज में होता क्या है कि जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला स्ट्रक्चर ओवोल्यूशन के बाद, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वो क्या हो जाता है, कॉर्पस लुटियम उसे कहते हैं, कॉर्पस लुटियम में ट्रांसफर हो जाता है। तो कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो इसीलिए हमने क्या बोला, प्रोजेस्टेरोनिक फेज। क्लियर। अच्छा, ये कॉर्पस लुटियम जो है, इस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, इसके बारे में लिख लें। कॉर्पस लुटियम का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, येलो। क्लियर। अभी हम समझाने वाले हैं वहाँ पे। अब मैंने क्या बोला कि जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल के, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या, ओवम तो बाहर आ गया, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वो बेबी बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो उसके लिए तो इम्प्लांटेशन भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो वो प्रिपरेशन कराता है किसका, यूटेराइन कैविटी का, यूटेराइन एंडोमेट्रियम का। तो वही चीज़ देखिए, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूई का मतलब यूटेराइन एंडोमेट्रियम, लिख लीजिए मेरे बच्चों, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, शायद ये नीचे चला गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मेंटेन यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर इट, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। वही चीज़ है, एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि ओवुलेशन हुआ और स्पर्म भी एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री मारा, है ना, जिस टाइम पे मारना चाहिए था, एग्जैक्ट टाइम पे अगर एंट्री मारा, तो क्या हुआ मेरे बच्चों, फर्टिलाइजेशन डन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉर्पस लुटियम जो है, जो येलो कलर का आपको दिखा था आफ्टर ओवुलेशन, तो वही चीज़ है, कॉर्पस लुटियम ग्रोस फर्दर वो ग्रो करेगा, है ना, एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूड, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी और एमसी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि भाई जो कॉर्पस लुटियम था वो प्रोड्यूस कर रहा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी हमने बोला था। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, इसका फंक्शन क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वो एम्ब्रियो आ रहा था यूटेराइन कैविटी की तरफ, तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, मेंटेन करता है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह जाती है। और जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, तो जाहिर सी बात है एमसी तो स्टॉप होगा ही हो। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो मेरे बच्चों, ये चीज़ें जो आपने अभी पढ़ी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रखना है। मैंने बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने सबको एक ही जगह मेंशन किया हुआ है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब ये डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 2 कॉलम बनाया हुआ है। तो ऊपर वाले कॉलम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलिए ज़रा। इसको हम लोग बोलेंगे ओवेरियन एक्टिविटी, है ना। यहाँ पर ओवरी में ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है वो कहाँ पर, ओवरी में, है ना। अब यहाँ पर जो हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो FSH और LH रिलीज कर रहा है, उसके बारे में हम लोग दिखा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ये आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम यानी एंडोमेट्रियम की मैं बात दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 0 डेज से 28 डेज तक लिया हुआ है ना, 0 से लेकर के 28 डेज तक। अब मैंने आपको बोला कि भाई एवोल्यूशन कहाँ होगा, 14th डे में होगा, क्योंकि इस टाइप से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने आपको अभी बोला हुआ है कि 14th डे से पहले वाला जो ये फेज है, उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, और प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़े हुए हैं। एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज हो रहा होता है। अब इसके एवोल्यूशन के बाद आफ्टर 40 डेज 20 एज तक इसको हम लोग लुटियल फेज बोलते हैं, है ना। इसको और हम लोग प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग पोस्ट एवोल्यूटरी फेज भी बोलते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ यूँ समझिए कि यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये क्या शो हो रहा है, ब्लीडिंग। तो 0 डेज से 5 डेज आपको क्या दिखाया हुआ कि इतने दिन तो क्या होंगे, ब्लीडिंग का जो पीरियड होगा वो 3 दिन हो सकता है, 5 दिन, है ना, 7 दिन, और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो यूँ समझिए कि आपको कोई डिजीज़ है, ये पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा और काफ़ी
बुरा हाल हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर इस हालत में है तो। अब मेरे बच्चों ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद इधर क्या हो रहा है, इधर जो ये दिखा रहा है आपको, यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, दोबारा से तैयार हो रहा है, और साथ साथ फॉलिकल्स भी क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ग्रो हो रहा है। तो मेरे बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से क्या क्या है, एफएसएच और एलएच, जो अभी आपको पीछे देखा रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे समझने से पहले इसको समझिए। यहाँ पे आपको छोटा सा क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, बोलिए जरा, पेरिमोर्डियल फॉलिकल, है ना। अब इसमें देखिए कि ये जो फॉलिकल है ये कन्वर्ट होगा, ग्रो होकर किस में जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल में। इसी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके, बोलिए जरा, oocytes क्या प्रेजेंट है, oocytes। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शरी से जाने के बाद किस में जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल। तो मेरे बच्चों यही जो चेंज हो रहा है ना, इसी के दरमियान ड्यूरिंग ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसीलिए हमने एस्ट्रोजेनिक फेज भी इसको बोला था। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे अब जैसे ग्राफिन फॉलिकल में जब तक कन्वर्ट हुआ तब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो हार्मोन्स है, एफएसएच और एलएच, ये दोनों के दोनों जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं एफएसएच ज़्यादा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो आपको यही चीज़ है मैं यहाँ पे दिखाए हुआ हूँ। थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए तो कोई और हर्ज की बात नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ग्रो हो रहा है। इसीलिए मैंने एलएच से ऊपर फॉलिकल को यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ है। अब मेरे बच्चों जो ग्रीन है वो हम एफएसएच से डिनोट कर रहे हैं, और जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है उसको हम एलएच से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे 14th डेज को ग्राफिन फॉलिकल पहुंचा तो फौरन से पहले एलएच, आप यहाँ पे देख रहे हैं पीक लेवल पे पहुंच गया। पीक लेवल पे पहुंचते ही क्या होगा यहाँ पे, इवोल्यूशन। तो एलएच इवोल्यूशन कौन करवा दिया मेरे बच्चों, एलएच। कौन कराया, एलएच। अब मेरे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर एफएसएच का भी लेवल ज्यादा है लेकिन एलएच से कम है। क्यों, क्योंकि एफएसएच का काम तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करना होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है, ओवुलेशन करवाना। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब फिर जाकर के जब इवोल्यूशन हो जाएगा तो फिर आप देख रहे हैं कि दोनों एक क्वांटिटी में चला गया। तो इतनी चीजें क्लियर है। आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफिन फॉलिकल में फाइनली कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी और टर्शरी के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशन। उसके बाद कॉर्पस लूटियम का कलर क्या, येलो। अब जो ये स्ट्रक्चर था थोड़ा सा शेप इसका गड़बड़ाया हुआ रहेगा, ये काफी अच्छा दिख रहा था इसका, क्योंकि इसमें तो इवोल्यूशन हो गया ना, एक बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपको ये कॉर्पस लूटियम दिख रहा है। कॉर्पस लूटियम का कलर क्या है, येलो, है ना। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरोन। क्यों, क्योंकि यूटेराइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मेरे बच्चों एक चीज और समझिए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये केस तो तब था जबकि फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज किया था, फिर उसका दो मेंटेन किया था, ठीक है। और प्रेगनेंसी भी स्टॉप हो गई, एमसी भी स्टॉप हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, अब मेरे बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो वही चीजें मैंने लिखा हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, क्रॉस मतलब नहीं हुआ, तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट। समझ में आई बात, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। अब एमसी की अगर हम बात करें तो एमसी अगर फर्स्ट बार पहली बार अगर आया हुआ है, जैसे 12 साल में कोई लेडी है ना पहुंची है, कोई वुमेन, तो वहां पे अगर उसको पहली बार एमसी आया तो मेनार्क। और अगर एमसी स्टॉप हो गया जैसे 50 इयर्स में जा करके, तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनू का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉज का मतलब क्या है मेरे बच्चों, रुकना। समझ में आई बात। तो मेनोपॉज का क्या मतलब हो जाएगा, एमसी स्टॉप। और एमसी स्टॉप कब होता है लेडी में, जब वो 52 या 50 के एज को पहुंच जाती है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई मेरे बच्चों। तो अभी तक मैंने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज भी देखा, हम लोगों ने फॉलिकुलर फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री इवोल्यूटरी फेज भी देख लिया, हमने इवोल्यूटरी फेज भी देखा यानी इवोल्यूशन जहाँ हो रहा था, हमने लूटियल फेज भी देख लिया, है ना, जहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट इवोल्यूटरी फेज भी बोलते हैं। सारी चीज़ें हम लोग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब आपका काम है इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना। तो आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है।
और ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है। तो ओके मेरे बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं ना, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।